हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा साइंस का जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब 2 नंबर में आपको पूछा जाता है, उसी क्वेश्चन को आज हम बताने वाले हैं। तो अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में करके, ताकि और आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों, कि जो 2 नंबर में पूछा जाता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आप ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको कोई भी प्रतिक्रिया हो, अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसको हम सॉल्यूशन करके आपको ज़रूर बताने वाले हैं, या तो समझाने का प्रयास करेंगे जो कि आप लोग के अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन समझते हैं बच्चों कि ये मेरा साइंस का है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोग को बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो कि हम कुछ क्वेश्चन फिजिक्स से लिए हैं, कुछ केमिस्ट्री से है और कुछ बायो से है। तो इसी प्रकार से जो क्वेश्चन 2-2 नंबर में पूछा जाता है, तो आपको हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के 3 उपयोगों को बताएं। मतलब अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण को हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, इससे हमको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो हमको फायदा और नुकसान के बारे में नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में कि अवतल दर्पण के 3 उपयोगों को बता दें। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का 3 उपयोग। तो सबसे पहले दाढ़ी बनाने में किया जाता है, जिसको अगर हम शेविंग करेंगे तो शेविंग करने के लिए हमें एक दर्पण का ज़रूरत पड़ता है। तो उसको कैसा दर्पण होना चाहिए, तो अवतल दर्पण होना चाहिए। इसको हम क्या लिख देंगे, सबसे पहला में लिख देंगे अवतल दाढ़ी बनाने में किया जाता है। और दूसरा मेरा सर्च लाइट में तथा मोटर के हेडलाइट में परिवर्तित के रूप में। जैसे देखिए, अगर गाड़ी आप चला रहे हैं, तो गाड़ी चला रहे हैं तो आपको पीछे वाला वस्तु, मतलब पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलने के लिए तो इसलिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि शीशा में हम देख सकते हैं। हम अगर बाइक चला रहे हैं तो आगे रुके देखेंगे, पीछे तो नहीं देख रहे हैं कि कौन गाड़ी आ रहा है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करके हमें पीछे से देख सकते हैं शीशा में कि पीछे से कौन गाड़ी आ रहा है। ठीक है। तीसरा है कि डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक, कान, गले तथा दांतों की जांच के लिए किया जाता है। अगर मान लीजिए दांत की बात करें, या तो डॉक्टरों द्वारा उपचार के रूप में लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉक्टरों को रोगियों मतलब उपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे लिख दीजिएगा कान, नाक, गले तथा दांतों का उपयोग में। चौथा है, 3 ही क्वेश्चन लेकिन हम आपको 4 बताए हैं। बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग सौर ऊर्जा के लिए किया जाता है। सौर ऊर्जा कहने का मतलब कि जहाँ पे अगर रोशनी की बात करते हैं, वहाँ अगर नहीं पहुँचता है, तो वहाँ पे पहुँचाने के लिए हम बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि प्रकाश का वन विक्षेपण किसे कहते हैं। ये आपको 2 नंबर में आपको पूछने वाला है क्वेश्चन, ये हमेशा पूछा जा रहा है। तो आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि प्रकाश का वन विक्षेपण किसे कहेंगे। तो प्रकाश का वन विक्षेपण किसको कहेंगे, प्रिज्म के भीतर से गुजरने वाले श्वेत प्रकाश होता है। एक तरह हम आपको बताए हैं कि एक तरह से ये प्रिज्म होता है। अब प्रिज्म से यहाँ से ऐसे गुजारा जाता है, तो उसको जो अपने भिन्न भिन्न घटकों रंग में विभाजन होना, उसी को हम प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक ही आता है, लेकिन यहाँ आने पर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का वन विक्षेपण कहेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में आंसर कि प्रिज्म के भीतर से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न भिन्न घटकों रंगों में विभाजन को प्रकाश का वन विक्षेपण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक है, यहाँ से अगर गुजारा जाता है तो आपको ये कितने रंगों में, 7 रंगों में विभक्त होता है, उसी को हम प्रकाश का वन विक्षेपण कहते हैं। जैसे एक बार और समझ लेते हैं कि इसका होता है, क्या लिखेंगे, प्रिज्म के भीतर से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न भिन्न घटकों रंगों में विभाजन हो को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, ये मेरा केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो केमिस्ट्री से क्वेश्चन ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये भी समझ लेते हैं। ये आपको भी 2 नंबर में अगर आप क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसान भाषा में लिख सकते हैं।
तो आप वीडियो को जब तक अंत तक नहीं देखिएगा, अगर थोड़ा सा वीडियो अगर देख के अगर बंद कर देते हैं तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। अगर वीडियो एक बार नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार देखिए, ठीक है। तो देखिए अब हमको कह रहा है धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बतावे। कहने का मतलब ये है बच्चों कि धोने का जो सोडा होता है और बेकिंग सोडा का दो प्रमुख उदाहरण बताने की बात किया गया है। तो सबसे पहला उपयोग हम धोने का सोडा का उपयोग की बात कर लेते हैं। तो इसका उपयोग घरों में सूती कपड़ा की साफ सफाई में किया जाता है। जैसे अगर कोई भी कपड़ा में आपको दाग है तो आप जो धोने वाला सोडा होता है उसका प्रयोग करके इसको दागों को क्या कर सकते हैं, छुड़ा सकते हैं। दूसरा होता है इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में किया जाता है। और जो आप साबुन यूज करते हैं उससे हमें धोने वाला सोडा का उपयोग होता है। तथा कांच बनाने में तथा कागज को उद्योग मतलब जहाँ पे कागज बनता होगा वहाँ पे धोने वाला सोडा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो अब मान लीजिए कि बेकिंग सोडा की बात कर लेते हैं, तो बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा। तो इसका भी हम 2 उपयोग जान लेते हैं। इसका उपयोग सोडा अम्ल बनाने में तथा अग्निशमन के उपयोग में, मतलब कहीं पे अगर यदि आग लग गया तो वहाँ भी इसका हम बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं। या तो सोडा को अम्ल बनाने में किया जा सकता है, क्या अम्ल बनाने में हमको धोने बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। और दूसरा है इसका उपयोग पाव रोटी जो आप लोग खाते हैं, जो पाव रोटी आप लोग खाते हैं उसका बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तथा जो केक आप लोग खाते हैं तो केक बनाने में बेकिंग सोडा का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहले सोडा और अम्ल बनाने में किया जाएगा, और दूसरा अग्निशमन में, और दूसरा एक पाव रोटी को बनाने के लिए जहाँ पे, और एक केक खाते हैं उसको बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप आसानी भाषा से आप लिख सकते हैं कि धोने का सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ करना चाहिए, ठीक है। ये जो आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अब मेरा है क्वेश्चन कि द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर लिखें। मतलब द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर। तो द्विखंडन और बहुखंडन के अंतर की बात कर लेते हैं। तो इस दोनों का अंतर हम समझ लेते हैं। तो इसमें हम 3 अंतर लिखें, इसका 3 जो डिफरेंस होता है वो हम 3 लिखे हैं। सबसे पहले हम द्विखंडन की बात करते हैं। तो द्विखंडन की बात कर लेते हैं। द्विखंडन तो इसमें सबसे पहला होता है इसमें एक जीव से दूसरे जीव में बनाया जाता है। मतलब कहने का मतलब द्विखंडन के कहने का मतलब ये है बच्चों कि इसमें एक जीव से दूसरे जीव को बनाया जाता है। लेकिन अब बहुखंडन की बात करते हैं तो बहुखंडन में कहता है इनमें से एक जीव से 2 या 2 से अधिक जीव बनाया जा सकता है। इसमें कहने का मतलब द्विखंडन में जीव के 2 जीव बनाया जा सकता है, मतलब 1 से 2 जीव बनाया जा सकता है। लेकिन बहुखंडन में इसमें से अनेक जीव मतलब बहुत सारे जीव बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि पहला क्या करा कि एक में करा है द्विखंडन में इसमें से एक जीव को ही बनाया जा सकता है। लेकिन बहुखंडन की बात करते हैं तो बहुखंडन में 1 से अनेक जीव को बनाया जा सकता है। और दूसरा है मेरा यह अनुकूल परिस्थिति में ही पूर्ण होता है। मतलब अनुकूल मतलब कि जहाँ पे वातावरण ठंडा रहेगा वहीं पे ये परिस्थितियों में पूर्ण हो जाती है। मतलब जैसा वातावरण रहेगा उसी तरह से ये ढल जाएगा। लेकिन बहुखंडन की बात करते हैं यह प्रतिकूल परिस्थितियों में ही पूर्ण होता है। मतलब प्रतिकूल मतलब जहाँ पे ठंडा वातावरण होगा वहीं पे ये प्रतिकूल होंगे, अगर गर्म रहेगा वहाँ पे नहीं होगा। अब तीसरा की बात कर लेते हैं। तो तीसरा है कोशिका के चारों ओर सिस्टम अथवा रक्षा भित्ति नहीं होती है। इसमें यदि अगर होता है ये द्विखंडन में तो इस जो कोशिका है तो कोशिका के जो सिस्टम है उसमें रक्षा भित्ति मतलब जो रक्षा प्रदान करने वाला होता है इसमें नहीं होता है। लेकिन बहुखंडन की बात कर लेते हैं तो बहुखंडन में क्या होता है कि कोशिका के चारों ओर सिस्टम अथवा रक्षा भित्ति बनाई जाती है। जैसे कि मान लिया जाए कि अब हम अपना ये त्वचा है तो इसको ढकने के लिए एक हम कपड़ा का उपयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से ये बहुखंडन में आपको यहाँ पे क्या है कि सिस्टम को रक्षा भित्ति बनाया जा सकता है, मतलब इसमें रहता है और इसमें द्विखंडन में नहीं रहता है, ठीक है।
अब मेरा है नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि डीएनए आरएनए में क्या अंतर है, सॉरी डीएनए और बहुखंडन में क्या अंतर है, डीएनए और बहुखंडन में क्या अंतर है। तो इसको हम समझने से पहले समझ लेते हैं कि डीएनए और बहुखंडन में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जनन क्या कर रहा है, जनन की प्रक्रिया से वैसे ही स्वरूप समरूप है ना, क्या कर रहा है, जनन की प्रक्रिया से वैसे ही समरूप संतान की प्राप्ति की जाती है। वैसे जैसे जन्म देने वाले क्या कर रहा है कि जनन की प्रक्रिया से वैसे ही समरूप संतान की प्राप्ति की जाती है जैसे जन्म देने वाले हो। डीएनए के प्राकृतिक होते हैं, मतलब डीएनए को ही प्राकृतिक होता है जो जनन होता है। अब समझिए, अब ये कह रहा है कि परिणाम स्वरूप वंशानुपात कहने का मतलब उसको जो गुण होता है, गुणों का युक्ति, मतलब परिणाम स्वरूप वंशापति गुणों से युक्त संतान प्राप्त होती है। इसलिए हम डीएनए की प्राकृतिक बना जनन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, क्या होता है, जनन के लिए आवश्यक होता है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, डीएनए और बहुखंडन में यही आप लोग का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आराम से इसको हम समझ गए होंगे कि डीएनए और बहुखंडन, यही अगर ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से इसको भी आंसर दे सकते हैं। डीएनए और बहुखंडन में अंतर, तो आप इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर फिक्स है कि मिल जाना है। तो आप लोग इस जो हम आपको आज कितना क्वेश्चन बताए हैं, आपको 1 2 5 को क्वेश्चन बताए हैं। अगर आपको 5 में क्वेश्चन में से ये सब क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आपको वीवीआई है जो कि 2024 का एग्जाम में आपको आने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर देखें और पूरा लास्ट तक जरूर देखें। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। अगर वीडियो पे आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। थैंक यू।